नमस्कार दोस्तों, वन वीक परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियोज़ में हम बात करेंगे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित वन वीक सीरीज पर। देखिएगा, बीए फर्स्ट सेमेस्टर की हिस्ट्री को लेकर आप सभी के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास के रूप में स्वागत करता हूं आप सभी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देरी किए। दोस्तों, हमारी कुछ क्लासें हो चुकी है और उन क्लासों को देखना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर अध्ययन करते हुए हम आज की इस वीडियोज़ पर पहुंचे हैं। तो चलिएगा दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सवाल को दोस्तों एक आप सभी के सामने खोज कर दिखाया जाएगा। चलिए तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। वैदिक कालीन राजनीति दशा की विवेचना कीजिए। वैदिक काल में जो राजनीति दशा थी वो किस प्रकार की थी, इसके बारे में आपको विवेचना करनी है। और दोस्तों वही सवाल है कि वैदिक कालीन राजनीति जीवन का विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी दोस्तों वैदिक काल में जो राजनीति जीवन था वो किस प्रकार का था, जीवन उसका विवरण हमें देना है। यानी कि दोस्तों सवाल सेम है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। चलिए आंसर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार है तो दोस्तों ये आप जान लीजिएगा कि वन वीक सीरीज का कंटेंट संपूर्ण इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेश करवाया जाता है। तो दोस्तों जुड़ना मत भूलिएगा और अपने जिगरी साथी के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वैदिक ऋग्वेद काल की संपूर्ण संस्कृति की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। यानी कि वैदिक काल की जो हमें संपूर्ण जानकारी है वो ऋग्वेद ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है। इस संस्कृति का उदय सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ। दोस्तों वैदिक काल की जो संस्कृति है इसका उद्भव कहाँ से हुआ, सप्त सिंधु प्रदेश से हुआ। यही कारण है कि ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश का गुणगान किया गया। जो ऋग्वेद ग्रंथ है इसके अंदर सप्त सिंधु प्रदेश का बिल्कुल अच्छी तरीके से उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि वहीं पर सप्त सिंधु प्रदेश में ही ऋग्वेद काल हुआ था, यानी कि वहीं से उत्पन्न हुआ है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम। यही कारण है कि ऋग्वेद के सप्त सिंधु प्रदेश का गुणगान किया गया है। ऋग्वेद की रचना के विषयों में विद्वानों में पर्याप्त, यानी कि दोस्तों जो ऋग्वेद की रचना किस समय हुई इस काल के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। यानी कि इस ऋग्वेद की रचना किसने की इसके बारे में तो दोस्तों अलग अलग मत दे रखे हैं, अलग अलग विद्वानों के पर्याप्त मतभेद है। परंतु सामान्य तौर पर यह माना गया है कि 500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग इसकी रचना हुई। ऋग्वेद काल की रचना कब हुई ये तो दोस्तों बिल्कुल मतभेद है, किसी को पता नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पर यह जाना जाता है कि 500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद ग्रंथ की रचना हुई या फिर ऋग्वेद काल हुआ करता था। ये उसकी दोस्तों क्या समय सीमा है, 500 से लगाकर 1000 ईसा पूर्व ये मानी जाती है। ऋग्वेद में 10 मंडल, ऋग्वेद को 10 मंडल में विभाजित किया गया है। दोस्तों ऋग्वेद के कितने मंडल है, 10 मंडल है, इसमें विभाजित किया गया है। और इसमें 1028 मंत्र है। ऋग्वेद के अंदर 1028 मंत्र है। इन समस्त मंत्रों में ऋग्वेदिक आर्यों का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन प्रतिबिंब होता है। यानी कि दोस्तों जो 1028 मंत्र है इसके माध्यम से हमें यह पता चलता है, हमें यह जानकारी मिलती है कि ऋग्वेद काल में जो आर्य, ऋग्वेद के आर्य थे, ऋग्वेद समाज के जो लोग थे, उनकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी, देखिएगा। संस्थाओं के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों राजनीतिक संगठन ऋग्वेद काल में किस प्रकार का राजनीतिक संगठन हुआ करता था, इसके बारे में जो ऋग्वेद ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है तो वही हम इस पर डिस्कशन करेंगे। देखिएगा, ऋग्वेद में भौगोलिक विकास से ज्ञात होता है कि आर्यों ने कुंभा, काबुल, कमु, कुरम, गोमती, गोयल, शुवस्तु, स्वात, सिंधु, सिंध, वितस्ता, जेलम, अकिस्नी, चिनाव, पुरुषनी, रावी, विपास, व्यास, समुद्री, सतलज, सरस्वती, यमुना और गंगा नदी तथा उसके विभागों से पूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया था। दोस्तों यानी कि अनेक यहाँ पर नदियों के नाम दे रखे हैं, उनकी सहायक नदी हम कह सकते हैं, जैसे कि सरस्वती है, यमुना है और गंगा नदी, तथा उनके विभागों से पूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया था। ऋग्वेद में हिमाच्छादित पर्वतों के उल्लेख से अनुमान लगाया जाता है। दोस्तों जो ऋग्वेद ग्रंथ है उनमें हिमाच्छादित यानी कि हिम से, बर्फ से घिरे हुए पर्वतों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जिससे हम ये अनुमान लगाया गया है कि वे ऋग्वेद प्रदेश में रहते थे। ऋग्वेद काल के जो लोग थे, ऋग्वेद काल की सभ्यता संस्कृति थी, वो कहाँ पर निवास करती थी, हिमालय प्रदेश में निवास करती थी। हमें ऋग्वेद काल में ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। इन्हें अपने आर्य प्रतिद्वंदियों से पूर्व की ओर तथा अनाचार्य प्रतिद्वंदियों से पश्चिम की ओर संघर्ष करना पड़ा। यानी कि दोस्तों ऋग्वेद काल के जो लोग हैं उन्हें अपने आर्य प्रतिद्वंदियों से, अपने आर्य द्वंदियों से पूर्व की ओर और अनार्य प्रतिद्वंदियों से पश्चिम की ओर संघर्ष करना पड़ा। देखिए दिवोदास और सुदास उसके शासक हुआ करते थे। किसके,
जो ऋग्वेद काल के लोग थे उनके शासक देवोदास और सुदास हुआ करते थे। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि अनार्यों को पराजित करने के बाद आर्यों के विभिन्न वंशों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। दोस्तों यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ऋग्वेद से ज्ञात जानकारी के अनुसार आर्यों को पराजित किया गया। ऋग्वेद में जो वर्णन है उनके अनुसार जब आर्यों को पराजित करने के बाद आर्यों के विभिन्न वंशों में बिल्कुल क्या संघर्ष उत्पन्न हो गया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सुदास की विस्तृत विजयों के कारण अनेक आर्य प्रतिद्वंदी उससे ईर्ष्या करने लगे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सुदास की विस्तृत, सुदास है ना, सुदास राजा शासक है, तो इसकी विस्तृत अनेक विजयों के कारण उसके जो प्रतिद्वंदी है उससे ईर्ष्या करने लगे। ऐसा उल्लेख मिलता है विश्वामित्र के षड्यंत्र के आधार पर पुर नामक राजा ने सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का नेतृत्व किया। वरिष्ठ ने सुदास की सहायता की। किसने? महर्षि वशिष्ठ ने सुदास की सहायता की। फलतः उसकी विजय हुई और संपूर्ण ऋग्वेदिक भारत पर उसका अधिकार हो गया। दोस्तों पुरुष का पूरे ऋग्वेदिक भारत पर अधिकार हो गया। कालांतर में भरतों पुरुषों के बीच में मित्रता होगी। कालांतर में भरतों और पुरुषों के मध्य मित्रता होगी और दोनों मिलकर कुरु नामक एक नया शासक बनाया। दोस्तों एक कुरु नामक एक नया शासक कुल बनाया और कुरु जन के पांचालों के साथ में मिलकर उच्च गंगा के मैदान में संयुक्त राज्य की स्थापना की। इस प्रकार एक निश्चित क्षेत्र में सभी को स्थापित करने के बाद इन्हें सुरक्षा के लिए एक व्यवस्थित राजनीतिक संगठन की स्थापना करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो दोस्तों इसी के दौरान इन्होंने एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की। ऋग्वेद काल में राजनीतिक संगठन का प्रमुख आधार कुल या फिर परिवार था। ऋग्वेद काल में जो राजनीतिक संगठन का आधार था वो कुल या फिर परिवार हुआ करता था। परिवार के मुखिया को कुलाप या गृहपति कहा जाता। परिवार का जो मुखिया होता था उसे कुलाप या फिर गृहपति कहा जाता था। कई कुलों या परिवारों से मिलकर ग्राम का निर्माण होता है। कई प्रकार के कुलों और परिवारों से मिलकर ग्राम, एक गांव का निर्माण होता है और उस गांव को संचालित करने वाला ग्रामीण हुआ करता था। कौन होता था? जो गांव का संचालन करता था उसे ग्रामीण कहा जाता था। ग्रामीण अधिकारी के नाम से के हाथों होता था, यानी कि उसका संचालन उसके ग्रामीण के हाथों होता था। ठीक है। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि ग्रामीण की नियुक्ति, दोस्तों जो गांव का अधिकारी हुआ करता था, गांव की सुरक्षा के लिए जो मुखिया हुआ करता था, तो उसे ग्रामीण के नाम से जानते थे। तो यहीं पर ऋग्वेद में यह ज्ञात होता है कि ग्रामीण की नियुक्ति निर्वाचित पद्धति के आधार पर अथवा वंशानुगत नियम के आधार पर राजा के द्वारा की जाती थी। जो ग्रामीण होता है, गांव का रक्षक, जिसे ग्रामीण कहा जाता है, तो ग्रामीण की जो नियुक्ति है वो राजा के वंशानुगत नियम के आधार पर राजा के द्वारा की जाती थी। ये आपको लिखना है। इसके बाद में शासन की प्रमुख प्रशासनिक इकाई होने के कारण, दोस्तों जो गांव होता है, ग्राम होता है, वो शासन की प्रमुख इकाई होने के कारण गांव की रक्षा के लिए प्रयास किए जाते थे। कुछ गांवों में दुर्ग व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाता था। दोस्तों कुछ ऐसे गांव हुआ करते थे जहां पर दुर्ग व्यवस्था को भी नजर में लाया जाता था। अनेक गांवों के समूह से मिलकर विष का निर्माण होता है। दोस्तों ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है विष। ठीक है। इस अनेक गांवों के समूह मिलकर विष का निर्माण करते हैं। यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका कि ऋग्वेद में विष शब्द का प्रयोग काबिलों के लिए किया गया था अथवा यह कोई प्रशासनिक इकाई थी। ये विष था क्या, इसके बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। या तो ये प्रशासनिक इकाई होगी या फिर गांवों का समूह होगा, ये स्पष्ट नहीं हुआ है। दोस्तों प्रोफेसर आल्टे ने लिखा है, एक प्रोफेसर है आल्टे, इन्होंने लिखा है कि विष जन तथा ग्राम का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों आल्टे द्वारा लिखा गया कि जो विष शब्द है इसका अर्थ जन या फिर गांव का पर्यायवाची विष शब्द होता है, परंतु इस मत को मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी। दोस्तों प्रोफेसर आल्टे को यह मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी। अधिकांश विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि अनेक गांवों के समूह से मिलकर विष का निर्माण होता है। दोस्तों यहां पर यह बताया जा रहा है कि कुछ विद्वानों ने यह भी बताया कि अनेक गांवों के समूह मिलकर विष का निर्माण होता है। विष के प्रधान होता है, जो विष का प्रधान होता है, विष के प्रधान को विषपति कहा जाता है। ठीक है ना। जो गांव का प्रधान होता है, गांव का रक्षक होता है, उसे ग्रामीण भी हम कहते हैं। लेकिन यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि विष होता है, विष वो गांवों का समूह होता है और गांवों का जो अधिकारी होता है उसे विषपति के नाम से जाना जाता है, कहा जाता था। यह एक सेनापति भी होता था। जो विषपति होता है वो एक सेनापति भी होता था। कालांतर में यही विष जनों के रूप में विकसित हुए। दोस्तों ये जो विष है ना, वो कालांतर यानी कि समय के अंतराल के बाद में यही विष जनों के रूप में विकसित हुए। यह माना जाता है कि अनेक विषयों के समूह को जन कहा जाता है, अनेक विषयों के समूह को जन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शासन प्रणाली का रूप किस प्रकार का था? ऋग्वेद काल में शासन प्रणाली का रूप आखिर किस प्रकार का था, समझते हैं इसको। चलेगा। शासन प्रणाली का रूप इन समस्त वैदिक जनों में
राजतंत्रता शासन प्रणाली का प्रचलन था। दोस्तों यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि शासन प्रणाली का रूप, आखिर ऋग्वेद काल में शासन प्रणाली का रूप किस प्रकार का था। देखिएगा, इस समस्त वैदिक जनों में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन था। दोस्तों इन सभी वैदिक जनों में, जितने भी वैदिक जन हैं, इनमें राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन था, परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के पूर्णतः अपरिचित थे। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं होता कि, जैसे कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो जन होते हैं वैदिक जनों में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन था, पर उसका तात्पर्य ये नहीं कि वे गणतंत्र राजतंत्र तो थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये बिल्कुल गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली से अपरिचित थे। हमें ऐसे अनेक उल्लेख मिले हैं, यानी कि यहाँ से ऋग्वेद में से हमें ऐसे उल्लेख मिले हैं जिसमें जनों के मुखिया के लिए गणपति या ज्येष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया। दोस्तों गणों का जो मुखिया होता है उनके लिए ज्येष्ठ शब्द का प्रयोग किया हुआ हमें मिलता है। ये दोनों ही शब्द गणतंत्रात्मक शासन के और संकेत करते हैं। ये दोनों शब्द है ना, ये दोनों शब्द गणतंत्रात्मक शासन की, ये देखिए ज्येष्ठ और गणपति और ज्येष्ठ शब्द है ना, ये दोनों शब्द गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की ओर संकेत करते हैं। सामान्यतः जनों में वंशानुक्रम राजतंत्र का प्रचलन था। दोस्तों सामान्यतः जो जन लोग थे ना, जन लोग, उनमें वंशानुक्रम राजतंत्र का प्रचलन था, परंतु वंशानुक्रम राजतंत्र का मतलब अगर कोई एक जन है और उसका पुत्र, एक जन का पुत्र होगा, तो वही उस अधिकार, यानी कि उस जन के मुखिया है, उसके चले जाने के बाद में उसका पुत्र शासन संभालेगा, एक गांव का मुखिया जन कहलाएगा। ठीक है ना, देखिएगा वंशानुक्रम राजतंत्र पर प्रचलन था। ठीक है, वंशानुक्रम राजतंत्र, ठीक है, वंशानुक्रम यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। इसके बाद में परंतु शासक जनता की इच्छा का पूरा ध्यान रखते थे। ठीक है, जो शासक हुआ करते थे वो जनता की इच्छा का पूरा ध्यान रखा करते थे। ऋग्वेद में उल्लेख है कि शासक प्रत्येक प्रश्न पर जनता की सहमति की आवश्यकता महसूस करते थे। प्रत्येक निर्णय पर, प्रत्येक प्रश्न पर जनता की सहमति होनी चाहिए, तो ये भी वहां पर हमें आवश्यक महसूस होता है, यानी कि राजाओं को आवश्यक महसूस होता था। इसके बाद में राजा, किस प्रकार के राजा हुआ करते थे। ऋग्वेद शासन प्रणाली के अंतर्गत राजा का एक महत्वपूर्ण स्थान था। बिल्कुल राजा के संबंध में वैदिक उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। दोस्तों राजा के संबंध में राजा के संबंध में देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। वह शान और शौकत के साथ रहता था। जो राजा हुआ करता था वो शान और शौकत के साथ में रहा करता था। उससे अपेक्षा की जाती थी, राजा से अपेक्षा की जाती थी कि वह मित्र के साथ में दयालु, दोस्तों राजा से अपेक्षा की जाती थी कि वो मित्र के साथ में दयालु, वरुण के समान दयालु, वरुण के समान नीतिवान और इंद्र के समान शक्तिशाली हो, ऐसी राजा से अपेक्षा की जाती थी। यो तो राजा का प्रमुख कार्य शासन संचालन करना ही था। दोस्तों यूं तो देखें तो राजा का प्रमुख कार्य शासन संचालन करना ही था, परंतु उल्लेखनीय है कि शासन प्रणाली के पृथक पृथक होने के कारण यहाँ पर राज्य के भिन्न भिन्न कर्तव्य निर्धारित किए गए। ऋग्वेद में राजा के कर्तव्यों का कोई क्रमिक और अप्रत्यक्ष विवरण प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि दोस्तों ऋग्वेद के अंदर हमें जो राजा हुआ करता था वो राजा के बारे में हमें ये जानकारी तो प्राप्त होती है कि राजा का काम शासन संभालना होता था, वो राजा हुआ करता था, वो मित्र के साथ में दयालु, वरुण और नीतिवादी भावनाओं को अपनाए। इसके बाद में आगे हमें ये जानकारी प्राप्त नहीं होती कि ऋग्वेद में राजा के क्या क्या कर्तव्य है, इनके बारे में हमें कोई प्रत्यक्ष विवरण प्राप्त नहीं हुआ, परंतु फिर भी अनेक मंत्रों से ज्ञात होता है। ठीक है, जो ऋग्वेद में मंत्र हैं उनके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि प्रजा की रक्षा करना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, धर्म की स्थापना करना, शास्त्रों के अनुसार व्यवहार करना, निष्पक्ष न्याय करना, दंड व्यवस्था करना, प्रजा की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना उसके प्रमुख शासन के लक्ष्य थे। राजा का पद सामान्यतः वंशानुगत था। दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे, जितना भी मैंने पढ़ा यहाँ पर वो यही है जो राजा का कर्तव्य होता है, यानी कि शासन की, जनता की रक्षा करना, उसके हितों के कार्य करना, इसके बाद में धर्म की स्थापना करना, विजय प्राप्त करना, इस प्रकार के जैसे कि शास्त्रों के अनुसार व्यवहार करना, ये भी राजा का एक क्या था, कर्तव्य था। निष्पक्ष न्याय करना, किसी के पक्ष में नहीं, दोस्तों पक्षपात नहीं करना, ऐसा राजा का कर्तव्य हुआ करता था। वो मंत्रों के माध्यम से हमें पता चलता है। दंड की व्यवस्था करना, प्रजा की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए, प्रजा की भौतिक यानी प्रजा के लिए जो रहने का स्थान है, प्रजा के लिए जो भूमि का स्थान है उसकी, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना उसके प्रमुख प्रशासनिक लक्ष्य हुआ करते थे, यानी कि राजा के कर्तव्य हुआ करते थे। ऋग्वेद काल में हमें ये ऋग्वेद ग्रंथ से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है, मंत्रों से। राजा का पद सामान्यतः वंशानुगत होता था, यानी कि राजा का बेटा, राजा के मरने के बाद में राजा का बेटा राजा बनेगा। इस प्रकार से गद्दी से गद्दी, यानी कि एक वंशानुक्रम का मतलब हुआ दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुक्रम चलता रहता है। अनेक राज्याभिषेक के समय उससे जनता के समक्ष यह शपथ लेनी पड़ती। दोस्तों राज्याभिषेक जो होता था राजा का, तो उसके समय हमें राजा का राज्याभिषेक होता था तो जनता के सामने राजा को शपथ लेनी पड़ती थी। ईश्वर करे कि मेरी
प्रजा मेरे लिए प्रार्थना करे, ईश्वर करे कि प्रजा मेरे लिए प्रार्थना करे, मेरे हाथ से राज्य कभी दूसरों के हाथ न जाए। यदि मैं प्रजा हित के विरुद्ध कार्य करूं तो मेरा जीवन नष्ट हो जाए, मेरे बच्चों को मार दिया जाए। तो ऐसा जो शपथ दिलाई जाती थी वो ऋग्वेद काल में राजाओं को दिलाई जाती थी कि अगर मेरी प्रजा मेरे लिए प्रार्थना करे, मेरे हाथों से मेरे हाथों से राज्य दूसरों के हाथों में न जाए, प्रजा के हित के विरुद्ध कार्य न करूं, मेरा जीवन नष्ट हो जाए, अगर प्रजा के विरुद्ध कार्य करूं तो मेरा जीवन नष्ट हो जाए और मेरे बच्चों को मार दिया जाए। तो ऐसा कौन कहता है? ये कहता है जो ऋग्वेद काल के राजा हुआ करते थे, उनके लिए शपथ का वर्णन है। ये हमें मंत्रों के द्वारा प्राप्त होता है। फिर आता है दोस्तों मंत्रीगण। दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रशासन व्यवस्था, ठीक है ना। तो मंत्रीगण किस प्रकार के हुआ करते थे, हमें मंत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है ऋग्वेद काल की। तो मंत्रीगण भी हुआ करते थे राजाओं के, तो वो उसके बारे में। प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। ऋग्वेद में पुरोहित और पुरोधा शब्द संभवतः मंत्रियों के लिए प्रयुक्त किया गया है। पुरोहित राजा मंत्रियों की सर्वोच्च, दोस्तों जो पुरोहित है वो राजा के मंत्रियों का सर्वोच्च था। वह राजा का पथ प्रदर्शक था, यानी कि मार्ग को प्रदान करने वाला, राजा को मार्ग प्रदान करने वाला। राजा का पथ प्रदर्शक कौन था? पुरोहित हुआ करता था, यानी कि मंत्रीगण हुआ करता था। सलाहकार और मित्र था राजा का, कौन था? सलाहकार और मित्र था पुरोहित। इसके बाद में ऋग्वेद में विश्वामित्र, वशिष्ठ, देवापी आदि पुरोहितों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद के अंदर हमें विश्वामित्र, वशिष्ठ, देवापी आदि पुरोहितों का उल्लेख भी मिलता है। और पुरोहित ब्राह्मण राजनीतिज्ञों का अग्रगामी था। दोस्तों यहां पर यह बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र, वशिष्ठ और देवापी आदि पुरोहितों का उल्लेख मिलता है। ये राजा के पुरोहित हुआ करते थे, विश्वामित्र, वशिष्ठ और देवापी, आपने नाम भी सुना होगा। इसके बाद में पुरोहित ब्राह्मण राजनीतिज्ञों का अग्रगामी। पुरोहित होता था ना, पुरोहित जैसे कि राजा का जो सहायक होता है, राजा का जो पथ प्रदर्शक होता था, कौन होता था? पुरोहित, यानी कि उसे हम कहेंगे मंत्रीगण। तो मंत्रीगण के रूप में पुरोहित को रखा जाता था। और पुरोहित ब्राह्मण राजनीतिज्ञों का अग्रगामी, जैसे कि अगर हम कहें किसी ने आक्रमण कर लिया है, ठीक है, किसी के द्वारा आक्रमण ऋग्वेद काल पर कर दिया है, ठीक है, तो ऋग्वेद काल में जो मंत्रीगण हुआ करते थे, जो पुरोहित हुआ करते थे, वो युद्ध की राजनीति बताते थे, यानी कि युद्ध किस प्रकार से हमें आक्रमण करना है, कहां से आक्रमण करना है, कहां से आक्रमण करने के बाद में उसके विपरीत उसको हराने के लिए आक्रमण करना, इस प्रकार की जो योजना बनाई जाती है वो पुरोहित ब्राह्मण के द्वारा बनाई जाती है। यानी कि वो एक राजनीतिज्ञों का अग्रगामी हुआ करता था, ठीक है। अग्रगामी का मतलब आगे भाग लेने वाला। आगे वैदिक कार्यों के समय में विश्वामित्र, वशिष्ठ जैसे मुनि शासन वैदिक आर्यों के समय विश्वामित्र तथा वशिष्ठ जैसे मुनि शासन विधान में महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में कार्य करते। शासन का विधान, यानी कि शासन किस प्रकार से चलाया जाता है, किस प्रकार से शासन को स्थापित किया जाता है, किसी अन्य शासन पर किस प्रकार से राज किया जा सकता है, तो इसका जो भी विधिवत वर्णन होता था, विधिवत जो योजना बनाई जाती थी, विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे मुनि के द्वारा ऐसी महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में कार्य करते, यानी कि विधान के महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में कार्य करते थे। और ऋग्वेद में अन्य मंत्रियों तथा मंत्री परिषद के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। यानी कि दोस्तों जो ऋग्वेद में मंत्री होते हैं और मंत्री परिषद होते हैं, मंत्री परिषद, इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों अब बात करते हैं सभा की। चलिएगा, मैं भी दोस्तों प्रश्न को पूरा करने की कोशिश में हूं। कब ये पूरा होगा देखिएगा। ये दोस्तों सवाल है काफी लंबा चौड़ा, अभी तक 2 प्रश्न बाकी है। सभा के बारे में हम फटाफट देख लेते हैं, इसके बाद में समिति किस प्रकार की होती थी इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों अंत तक जुड़े रहना बिल्कुल। मैं आपका भी यानी कि 10 मिनट के अंदर इस सवाल को खत्म कर दूंगा, आपको समझा कर देखिएगा। सभा की बात करूं, ऋग्वेद में सभा नामक एक राजनीतिक संगठन का उल्लेख मिलता है। एक ऋग्वेद में एक उल्लेख मिलता है, क्या मिलता है? राजनीतिक संगठन का एक ऋग्वेद में हमें उल्लेख मिलता है, उसे हम सभा कह सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सभा का शब्द का प्रयोग सम्मेलन के पर्यायवाची के रूप में किया गया है, क्योंकि ऋग्वेद में सम्मेलन कक्ष को सभा के प्रमुख व्यक्ति को सभा का जो प्रमुख व्यक्ति है उसको सभासह और भाषा के योग्य व्यक्ति को सभई कहा जाता है। दोस्तों जो ऋग्वेद काल में सभा होता था, सभापति होता था, उसको अलग अलग नाम से जानते थे। किस नाम से? देखिए ऋग्वेद में सभा नामक एक राजनीतिक संगठन का उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सभा होती थी, सभा शब्द का प्रयोग सम्मेलन के पर्यायवाची के रूप में किया गया, क्योंकि ऋग्वेद में सम्मेलन कक्ष को सभा, ऋग्वेद में जो सम्मेलन कक्ष होता था उसको सभा, और सभा के प्रमुख व्यक्ति को सभासह और सभा के योग्य व्यक्ति को सभई। और डॉक्टर जायसवाल के विचार के अनुसार सभा
से संबंधित थी। दोस्तों डॉक्टर जायसवाल के अनुसार सभा है वो समिति से संबंधित थी। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम समिति को देखते हैं। सभा है वो समिति से संबंधित थी, तो समिति को देखते हैं। देखिएगा, समिति में सीमित नामक समिति ऋग्वेद में समिति नामक एक अन्य राजनीतिक संगठन का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि राजा अपनी शक्ति के साथ में ऋग्वेद में कहा गया है कि राजा अपनी शक्ति के साथ में समिति से भेंट करके उसका हृदय जीत लेता है और समिति के प्रस्तावों को प्रभावित करता है। ऋग्वेद में एक और अन्य स्थान पर कहा गया है, दोस्तों ऋग्वेद में एक और अन्य मंत्रों में कहा गया है कि राजा तथा समिति के बीच में मंत्र मन और चित्त नीति मन हृदय तथा प्रयत्नों की एकाग्रता के लिए प्रार्थना की गई है। वैधानिक रूप से समिति का तात्कालिक राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था, यानी कि वैधानिक रूप से जो समिति होती थी उसका तात्कालिक राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि समस्त प्रजा की उपस्थिति में राजा का निर्वाचन होता, समस्त प्रजा की उपस्थिति में राजा का निर्वाचन होता था और सभा और समिति के कार्य क्षेत्र का निर्धारण करना काफी असंभव प्रतीत होता था। दोस्तों सभा और समिति के कार्य क्षेत्र का निर्धारण करना भी काफी असंभव प्रतीत होता था, क्योंकि इन दोनों समितियों के विषय में ऋग्वेद में कई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है और दोस्तों अनेक विद्वानों ने भी अपने विचार रखे। इसके बाद में प्रशासनिक अधिकारी। ऋग्वेद में प्रशासनिक अधिकारी किस प्रकार के थे? देखिएगा, प्रशासनिक अधिकारी को भी ऋग्वेद में अलग नाम से जाना। देखिए, ऋग्वेद में सेनापति, पुरोहित, ग्रामीण नामक प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। सेनापति संभवतः सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। सेनापति सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष हुआ करता था, उसकी नियुक्ति राजा स्वयं करता था। सेनापति की नियुक्ति राजा स्वयं करता था और वह सैनिक अभियानों में राजा के साथ जाता था। सैनिक अभियानों, जैसे कि सैनिक अभियान होते हैं ना, उसमें राजा के साथ में कौन जाया करता था? प्रशासनिक अधिकारी जाया या फिर पुरोहित जाया करता था। इसके बाद में ग्रामीण गांव का मुखिया। दोस्तों ग्रामीण गांव का मुखिया और सर्वोच्च पदाधिकारी होता था कौन? प्रशासनिक अधिकारी। और ग्राम से संबंधित सभी विषयों की देखभाल, ग्राम से संबंधित सभी विषयों की देखभाल भी प्रशासनिक अधिकारी, पुरोहित या फिर सेनापति किया करता था। तथा पर ग्राम जनों के संबंध में केंद्रीय प्रशासन की सूचना देना, ग्राम जनों के संबंध में जो केंद्रीय प्रशासन, ग्राम जनों के संबंध में केंद्रीय प्रशासन की सूचना देना, इसका प्रमुख कार्य हुआ करता था। इसके बाद में दोस्तों कुछ एक बातें आप लिख सकते हैं। न्याय व्यवस्था, यानी कि वैदिक काल में न्याय व्यवस्था किस प्रकार की होती थी? ऋग्वेद में उस समय की न्याय व्यवस्था के विषय में बहुत कम जानकारी मिलती है। यहाँ ये तो आपको लिखना है कि ऋग्वेद में न्याय व्यवस्था के बारे में बिल्कुल कम जानकारी मिलती है। यहाँ के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि राजा और पुरोहित प्रमुख न्यायाधीश हुआ करते थे। राजा और पुरोहित होता था, राजा का सेनापति या फिर हम पुरोहित उसका सहायक होता था, पथ प्रदर्शक, तो वो न्यायाधीश न्याय करते थे। और न्याय का उद्देश्य सुधारात्मक, न्याय का जो उद्देश्य सुधारात्मक आश्चर्यवादी था। ऋग्वेद में न्याय के नियमों के लिए धर्मन शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में न्याय के नियम के लिए, न्याय का जो नियम होता है, न्याय किस प्रकार से करना इसका नियम होता है, उसके लिए धर्मन शब्द का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों चोरी, डकैती, ठगी और लूटपाट आदि वैदिक काल के समूह जो प्रमुख है वो अपराध हुआ करते थे। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद में युद्ध नीति किस प्रकार से करनी, इसमें पुरोहित है वो महत्वपूर्ण हुआ करता था। ऋग्वेद में युद्ध आर्यों का महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। आर्य जाति ने विदेशों के साथ में संघर्ष नहीं किया, अपितु वे राज्य के अधिकार को लेकर परस्पर संघर्ष करते रहे। उसके पास में कोई स्थायी सेना नहीं थी। सेना की आवश्यकता पड़ने पर संपूर्ण जनता शस्त्र धारण करके सेना का निर्धारण करती थी, सेना का निर्माण करती थी। सेना में पैदल सैनिक होते थे, सेना में पैदल सैनिक हुआ करते थे, जिनके लिए बाद में पत्ती शब्द का इस्तेमाल किया गया है। रथ पर सवार सैनिकों के लिए रथिन शब्द का प्रयोग मिलता है। और सेनानायक को सेनानी कहा जाता, सेनानायक होता था उसको सेनानी कहा जाता था। और रथ पर सैनिक युद्ध के समय कवच, सिर स्त्राण और ढाल का भी प्रयोग किया करते थे। और उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाओं को दोस्तों हम अगली नेक्स्ट वीडियोज में हम पढ़ेंगे कि उत्तर वैदिक काल की जो राजनीतिक संस्था है वो किस प्रकार की। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के इस वीडियोज के एंड में, तब तक के लिए आपके अपने दोस्त को अनुमति देवे। धन्यवाद।